नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मदन मित्रा 16 दिसंबर तक हिरासत में, संसद में विरोध करेगी तृणमूल कांग्रेस। सीपीएम और बीजेपी का ममता बनर्जी से पूछताछ की मांग। आईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार। अपराध कबूलने का दावा, आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे दौर का मतदान कल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रैली में प्रधानमंत्री ने की कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की आलोचना। संसद पर आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर शहीदों को नमन। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर और पश्चिम भारत में शीतलहर बढ़ी, यात्रियों को मुसीबत। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में बारिश तो हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शारदा चिटफंड मामले में परिवहन मंत्री मदन मित्रा और टीएमसी संस्थाओं की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने आज कोलकाता में एक रैली निकाली। ममता ने कहा कि इस मामले को पार्टी अब संसद में जोर शोर से उठाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की यह रैली कोलकाता में ईडन गार्डन से धर्मतल्ला तक निकाली गई। शारदा मामले में अब तक अपनी पार्टी के 3 नेताओं की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। राज्य के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता मदन मित्रा को शुक्रवार को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने 16 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। उधर बीजेपी ने कहा है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सीबीआई अपनी कार्रवाई करेगी। जो सीबीआई है वो अपना काम कर रही है, सत्य सामने आना चाहिए, जीत सत्य की होनी चाहिए और 17 लाख परिवारों को उनका जो पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। इधर वाम दलों ने कहा है कि शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी की भूमिका की जांच जरूरी है। It is a fact all those who are being named in connection with Sharda chit fund fraud, all those who are being arrested as part of the investigation belong to Trinamool Congress. सीबीआई को तुरंत ममता बनर्जी की रोल का जांच करना चाहिए, क्योंकि कलकत्ते में और बंगाल में कोई पत्ता नहीं हिलता जब तक ममता नहीं कहेगी। इसलिए ममता का रोल क्या है, चीफ मिनिस्टर की रोल क्या है इस पूरे कांड में, उसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और ममता के क्वेश्चनिंग के लिए ममता को बुलाना चाहिए। इस मामले में सीबीआई तृणमूल के राज्यसभा सांसद सृंजय बोस को गिरफ्तार कर चुकी है। पार्टी के निलंबित सांसद कुणाल घोष भी जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से हिमांशु वत्स। हिमांशु, स्वागत है आपका। हिमांशु, जिस तरीके से पूरा मामला रहा है, आर्थिक जगत से जुड़ा एक अपराध, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा हो चला है। देखिए, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं और सेंटर जो सीबीआई को कंट्रोल करता है वो एक दूसरी पार्टी के हैं। तो इसमें पॉलिटिकल मोटिव के एलिगेशंस तो बहुत ऑब्वियसली आने हैं। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से जो ब्रॉडर इशू है वो है जो गरीब लोग हैं, विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं और बैंक्स की पेनिट्रेशन कितनी कम है। तो जब तक इन लोगों के पास कोई ऐसा माध्यम नहीं रहेगा कि अपने जितना भी छोटी मोटी उनकी बचत है वो एक अच्छे बैंक में डिपॉजिट कर पाएं तो ऐसी स्कीम्स चलेंगी। तो ये तो आर्थिक बात है, लेकिन क्योंकि इसमें अब बड़े बड़े लीडर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो एक्सपेक्टेड ही हैं। और हिमांशु, जिस तरीके से आर्थिक अपराध में गिरफ्तारियां होती हैं या फिर हो रही हैं इस पूरे केस को लेकर,
कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। आपने क्योंकि कई सारे मसलों को ट्रैक किया है, इससे पहले भी जो आर्थिक जगह से जुड़े हुए अपराध रहे हैं, क्या वाकई कहीं कुछ अलग दिख रहा है इस केस में जिसके चलते इतने ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप हैं, या फिर कहा जाए कि सिर्फ महज क्योंकि कुछ राजनेताओं के नाम इसमें शामिल है इसीलिए इसे एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही है? देखिए, जहाँ तक ऐसी स्कीम्स का सवाल है, इसमें घोटाला होना बहुत लाइकली होता है, क्योंकि ये स्कीम कैसे ऑपरेट करती है कि आप कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको एक ऐसा रिटर्न प्रॉमिस करते हैं जो एक बैंक या कोई भी रैशनल एंटिटी नहीं दे सकती है। फिर जब उनको पैसे वापस देने का टाइम आता है, तब तक आप अपने एजेंट्स के थ्रू कई और लोगों से पैसे उठा लेते हैं। तो इस तरह ये एक बबल बनता जाता है। तो जो रेगुलेटेड लाइसेंस स्कीम होती हैं, उसमें बड़े तगड़े नॉर्म्स होते हैं रेगुलेटर के, सेबी के, स्टेट गवर्नमेंट के, कि अगर आपने लोगों से पैसा दिया है तो आप किस तरह कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम बन गई थी, हज़ारों करोड़ जिसमें आ गए थे। और इंडियन सिचुएशन में जहाँ भी छोटे लोगों से इतनी बड़ी रकम उठा ली जाती है, तो इसमें जो जो लोग भी इसको कंट्रोल करते हैं, नॉर्मली उनको पेट्रोनेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि इसमें पॉलिटिशियंस पे एलिगेशंस आ रही हैं, यानी और मामला सीबीआई ने जांच कर ली है, कोर्ट्स में पहुंच रहा है। तो क्या सच है, क्या मोटिवेटेड है, वो बहुत जल्दी क्लियर हो यानी जाएगा। हिमांशु, अगर ये कहूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की लीगल स्कीम्स जहाँ पर छोटी और बड़े तौर पर मैं कहूँ कि कलेक्शन होता है पैसे का, वहाँ पर बिना राजनीतिक आकाओं के शह के ये धंधा न तो फल फूल सकता है और न लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। जी, मैं इस स्पेसिफिक केस के लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि हमारे देश में जहाँ छोटे छोटे लोगों से, गरीब लोगों से हज़ारों करोड़, 10,000, 20,000 करोड़ ऐसा अमाउंट ले लिया जाता है, तो उसमें आपको डेफिनेटली पेट्रोनेज की ज़रूरत होगी, या आपको पुलिस की सहायता चाहिए होगी, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की चाहिए होगी। और दूसरा, कई लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं, वो भी तलाश करते हैं ऐसी स्कीम्स की, ऐसे लोगों की जो फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में जो इनके काम आते हैं। तो थ्योरेटिकली एटलीस्ट इसमें काफ़ी लाइकलीहुड है कि कुछ बड़े लोग ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। और इसमें जहाँ तक इस स्कीम में जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कलकत्ता से, बंगाल से, वहाँ तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि कई बड़े लीडर्स इससे इन्वॉल्व हैं, इनके साथ इनकी फ़ोटोज़ आई हैं, कईयों ने बोला है कि इनको ट्रस्ट करना चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, इन पे आप अपना पैसा डालिए। तो इसमें प्राइमा फेसी तो इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या पोजीशन है वो जब पूरी जांच हिमांशु, खत्म हो जाएगी, मैं इसी पॉइंट पर कोर्ट आना अपने चाह रहा था निर्णय दे कि देंगे, तब पता किसी चलेगा। के साथ मंच पर खड़े होकर फोटो, किसी के साथ मंच पर खड़े होकर उस स्कीम के बारे में कुछ अच्छा कह देना, क्या ये उन अपराधियों के साथ उन लोगों को खड़ा कर सकता है साक्ष्य के तौर पर, या फिर आर्थिक अपराध में इस तरह के मसलों पर साक्ष्य कुछ दूसरी तरह के होते हैं जहां पर साबित हों और फिर हम कहें कि ये आरोपी अब इन पर दोष सिद्ध हो रहा है? देखिए, सिर्फ किसी के साथ फोटो में दिखना तो बिल्कुल भी अपराध नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े नेता होते हैं वो कई लोगों से मिलते हैं, और इंडिया में खासकर जब कोई भी आदमी किसी बड़े नेता से मिलता है तो वो चाहेगा कि उसके साथ एक फ़ोटो हो जाए जो फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में लगाएगा या दिखा जाएगा। तो सिर्फ फोटो के बेसिस पे अगर आपको लोगों को पकड़ना है तो कोई भी नेता, कोई भी मंत्री शायद नहीं बचेगा, क्योंकि वो ऐसा फिल्टर नहीं होता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो वो अपराधी तो नहीं है। ऐसी फिल्टरिंग अगर होगी तो मंत्री लोग किसी से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डाउट है और उस आदमी के साथ फोटो दिखी है तो पूछताछ करना तो बनता है। अब आगे केस में क्या होता है डिपेंड करता है कि जब आप पूछताछ करें तो वो क्या क्लूज देता है, क्या कन्फेशन करता है, उसके बाद केस पे कुछ हो पाएगा। बट द मियर फैक्ट ऑफ अ फोटोग्राफ कि किसी अपराधी के साथ आपकी फोटोग्राफ है तो आप भी अपराध में शामिल हैं, कि वो कहना सही नहीं होगा। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर हमें तमाम तथ्य समझाने के लिए और सामने लाने के लिए। यह थी हमारी पहली खबर।
सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सूचना नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। कर्नाटक पुलिस ने आईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोप में मेहंदी मसरूर बिश्वास को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन मेहंदी के पिता ने बेटे को बेकसूर बताया। आईएस का ट्विटर अकाउंट भारत से चलने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं। जांच पड़ताल के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मल्टीनेशनल फूड कंपनी में काम करने वाले मेहंदी हसन बिस्वास को पकड़ा। मेहंदी पिछले कई साल से आईएस के लिए ट्विटर अकाउंट चला रहा था। उसे आईपीसी, यूएपीए और आईटी कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। He was particularly close to the English-speaking terrorists of ISIS and became a source of incitement and information for the new recruits trying to join ISIS/ISIL. কি হয়েছে আমি তো মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি, বলছে মিডিয়ায় বলছে যে কি ইন্টারনেটে করেছে ছেলে, তার জন্য তার আমার ছেলে বলছিল হ্যাক হয়েছে, তার ইমেলটা হ্যাক হয়েছে এবং লোকেও তার ইমেল হ্যাক করে সব করেছে। आरोपी मेहंदी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसने वहीं से पढ़ाई की है। पुलिस का दावा है कि ट्विटर पर मेहंदी के 17,000 से अधिक फॉलोअर थे। वो आईएस से जुड़ी सूचनाओं को जमा कर उन्हें ट्वीट के जरिए फैलाता था। मेहंदी के ट्विटर हर महीने 20 लाख बार देखे जाते थे। जानकारों का मानना है कि सरकार को आईटी एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। Well, it's a fact in the public domain that cyber terrorist provision like Section 66F has not yet been invoked in many cases. But I think as these kinds of new challenges are emerging, this kind of a provision will be an effective tool in India's fight against cyber terrorism. राजनीतिक दल भी इस मामले को अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस ने युवाओं को अतिवाद से बचाने की बात कही, तो सरकार का कहना है कि आईएस भारतीयों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहा है। हमें दिखता नहीं है, उनका इस तरह का दुष्प्रचार जरूर है कि कुछ भारत के लोगों को हमने अपने साथ लिया है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इनके शैतानी चंगुल में आने वाला है। Radicalization is not only with Muslim youth, every youth, it is a very big challenge before the country. Radicalization is a big challenge, and whether it takes place with the Muslims, whether it takes place with Hindus, radicalization is not good for any country's progress. इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेना आईएस से निपटने में लगी है। मुंबई के पास कल्याण से इराक गए 4 युवकों में एक आरिफ मजीद पिछले महीने भारत लौटा था। आरिफ फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि रक्षा सौदों में तेजी लाने के मकसद से सरकार बिचौलियों को कानूनी मान्यता देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिचौलिए कमीशन एजेंट या दलाल के बजाय कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। रक्षा खरीद सौदों में बिचौलियों और कमीशन एजेंटों की भूमिका को लेकर कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर मनोहर पर्रिकर का ये बयान बेहद अहम है। समाचार एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि निर्धारित शुल्क लेकर सूचना देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बिचौलियों को देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए मूल कंपनी से खर्चा वसूलने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा खरीद में पारदर्शिता के लिए साफ सुथरी नीति की जरूरत है और दलाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कठुआ और राजौरी में रैलियां की। प्रधानमंत्री ने सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ से लेकर विकास का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कठुआ और राजौरी में थे। कठुआ की रैली में उन्होंने सरहद पार से हो रही लगातार फायरिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीमा के पास रहने वाले लोगों के हौसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कठुआ के बाशिंदे आतंक और गोली से नहीं घबराते। मैं हैरान हूं जो लोग सेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, खेती करते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उसके बावजूद भी दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती करने की बात आती है तो यहां के नौजवानों की भर्ती बंद कर दी जाती है। मुझे जरा
पहले वाली सरकारें जवाब दें, क्या कमी है इन नौजवानों में। राजौरी की रैली में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास से देश को एक नई ताकत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत है, अकेले पानी की ताकत इतनी है कि जम्मू कश्मीर इस पानी से बिजली पैदा करके पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, वो जम्मू कश्मीर खुद आज अंधेरे में डूबा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कठुआ जिले में कई जनसभाएं की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए सुशासन को जरूरी बताया। इस इलाके में 5वें और आखिरी दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर एक मुहिम शुरू की है। एनएसयूआई कार्यकर्ता देश भर में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के घर गेट वेल सून लिखे पर्चे भेजेंगे। कांग्रेस के साथ उसकी छात्र इकाई के नेताओं ने भी सत्ताधारी बीजेपी और संघ के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को इसकी शुरुआत नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को गेट वेल सून लिखे एक पैम्पलेट भेजकर की। छात्र संगठन के मुताबिक वो इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान बंद नहीं हो जाते। में ऐसा लगता है कि इन लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देश के छात्र पूरे देश से इनको गेट वेल सून कार्ड्स भेज देंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति, सांसद साक्षी महाराज और दूसरे नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयान आए, जिस पर संसद से सड़क तक काफी हंगामा हुआ। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। संसद पर आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को उनके बलिदान के लिए शनिवार को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। उन्होंने जो देश का नुकसान होने से बचाए वो उसमें सबसे बड़ा है, इसलिए आज भी उनकी स्मृति तो आती ही रहती है, क्योंकि साथ में वो काम करते थे हमारे। जिन लोगों ने बलिदान दिया है अपना, उनको यह देश कभी भूल नहीं सकता है। मैं आज के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति भी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं ने भी संसद हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन जो है वो स्मरण दिलाता है कि संकट अभी टला नहीं। आज भी याद करके मन सिहर उठता है, दिल दहल उठता है। जिस तरह की घटना थी, दोबारा कभी संसद पर इस तरह का हमला न हो, यही हम चाहते हैं। आज का दिन यानी 13 दिसंबर 2001 में 5 आतंकियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हमले को नाकाम कर 5 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के एक कर्मचारी को जान गंवानी पड़ी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवार वालों को उनकी कुर्बानी पर गर्व है। दर्दनाक हादसे के बावजूद परिवार वाले देश सेवा के लिए तैयार हैं। शहीद जेपी यादव राज्यसभा में सुरक्षा सहायक थे जब संसद की सुरक्षा के लिए आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए उनकी जान चली गई। उन्हें मरणोपरांत 2002 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जेपी यादव के अलावा इस हमले में अपनी जान बलिदान करने वाले दूसरे शहीदों के परिजनों के दिल में भी खालीपन बरकरार है, लेकिन वो आज भी देश की सेवा करना चाहते हैं। अभी तो ये बच्चे पढ़ ही रहे हैं,
आगे मैं यही चाहती हूँ कि ये देश की सेवा में किसी भी, चाहे मेडिकल में निकलें, चाहे वो आर्मी में निकलें। और जब मेरे पापा शहीद हुए मैं केवल 8 महीने की थी, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट आई एम प्राउड ऑन माय फादर। शहीदों की याद में संसद परिसर में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो 13 दिसंबर 2001 को आतंकी हमले के वक्त संसद में मौजूद सदस्यों ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को याद किया। So Yadav was my personal security chap from Rajya Sabha. Negi was the one who closed the door, gate number 11. He was hurt in his stomach and he died there only. Yadav died over here. So it is the question of sadness, our tributes to those people who saved. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को सजा सुनाई और पिछले साल 9 फरवरी को उसे फांसी दे दी गई। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। और बात मौसम की, उत्तर भारत में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के असर से उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। इससे दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पारा नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने शीतलहर में इजाफे की आशंका जताई है। आगे जो आने वाला समय है, खासकर अगले 3 दिन, उसमें मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसका प्रभाव होगा। एक साथ ही साथ एक ईस्टर्ली वेव आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर बर्फ जमा होने से कई जगह यात्री फंसे हुए हैं। अरे बहुत ज्यादा आज बर्फ चालू हो गई है और हम यहाँ पे कुफरी जाना चाहते हैं, पर अभी लग रहा है सब पूरा पैक है तो जा नहीं पाएंगे। हमारे को गल्लू से शिमला हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, जो हमारे को बस से आती आना जाने में बहुत ही दिक्कत हो रही, जो कि बस से नहीं आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में भारत को 48 रन से हरा दिया। दूसरी पारी में जीत के लिए 364 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम 315 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एडिलेड टेस्ट की दोनों पारियों में कप्तान विराट कोहली के शतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। कोहली ने पहली पारी में 115 तो दूसरी पारी में 141 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान के रूप में पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले कोहली भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। दूसरी पारी में मुरली विजय ने 99 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। आखिरी दिन 2 विकेट पर 242 रन बनाकर टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन के भीतर 8 विकेट चटकाकर मैच जीत लिया। You know, this series is even closer to our hearts, and obviously this first Test match is one that we'll remember and cherish for the rest of our careers. There's no doubt about that. The boys played in this game, showed a lot of heart, a lot of character. Obviously, Australia were far better than us as far as taking chances and grabbing onto the opportunities is concerned, and they deserve to win today. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैच में 12 विकेट चटकाने वाले नेथन लॉयन सबसे सफल गेंदबाज रहे। बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी दोनों पारियों में शतक जमाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 517 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 444 रन ही बना सकी थी। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों की बढ़त मिली थी। उसने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन पर पारी घोषित कर दी थी। पहले टेस्ट में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 17 दिसंबर को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते देश की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पेट में हुई तकलीफ के चलते आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें 1 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। दिनेश्वर शर्मा को खुफिया ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। शर्मा 1 जनवरी को ब्यूरो के निदेशक का पद संभालेंगे। वो S.A. इब्राहिम की जगह लेंगे, जो इस महीने रिटायर हो रहे हैं।
भारत और चीन ने अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय बातचीत का समर्थन किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इससे तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। चीन के राजदूत ने भी इसका समर्थन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 18 दिसंबर को GSLV मैक 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। ये इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इस मिशन के जरिए रॉकेट की गति और दूसरी खूबियों का अध्ययन किया जा सकेगा। यूक्रेन में क्रीमियाई विद्रोह को बढ़ावा देने के चलते प्रतिबंध झेल रहे रूस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध को मंजूरी दी है। हालांकि प्रतिबंध के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ओबामा की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्तों से उसे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अपना ये रुख साफ किया कि रूस से व्यापार का ये सही वक्त नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वॉशिंगटन भी कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर मॉस्को से बातचीत करता है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।